हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और हम यहाँ पर साथ मिलकर सीखते हैं केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के लेक्चर में कौन से न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। क्यों पढ़ा कार्बन के बारे में? क्या जरूरत है कार्बन को नजदीक से जानने की, इससे जान पहचान बढ़ाने की? क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, जब इस कार्बन को अच्छे से जानेंगे, इससे जान पहचान बढ़ाएंगे, तभी तो इससे बने कंपाउंड्स के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है। देन इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर 6 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे कार्बन में? 6। उसके बाद हमें लिखनी पड़ेगी इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिफरेंट शेल्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की है 2, 4। फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस फर्स्ट शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, मतलब इसके अंदर जो सीट अवेलेबल है, जगह बनाई गई है, वो भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ही सीट है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली है। अब आते हैं सेकेंड शेल में। सेकेंड शेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं 8 सीटें, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। पर कार्बन के केस में जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में डाल दिए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हैं, तो उन्हें हमने सेकेंड शेल के अंदर भेज दिया। अब ये देखिए कि इस सेकेंड शेल की जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं सेकेंड शेल के अंदर, वो है 8, राइट। ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। पर यहां पर कार्बन के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे बाहर है उसे हम क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। ओके, तो अब क्या करना है? इस कार्बन को अगर स्टेबल बनना है, इसे अगर स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब वो करने के लिए ये करना पसंद करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कहीं पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक बॉन्ड फॉर्म किया जाता है, तब उस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को एक स्पेशल हमने नाम दिया है। क्या है वो नाम? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसका मतलब ये कि कार्बन हमेशा किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद हमने कार्बन से बने कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले
हमने ये देखा कि वो सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन एटम, उन सभी को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है। देन इसके अंदर हमने देखी एक क्लास ऑफ कंपाउंड जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स हैं? देखो, हाइड्रो वर्ड कहां से आया? हाइड्रोजन से, और साथ में कार्बन है ना। तो ये वो सभी कंपाउंड है जिनके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, या कार्बन और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोकार्बन्स में हमें कोई और डिफरेंट एटम नहीं मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके अंदर हमेशा कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो यहां से हमने एक और चीज देखी इस तरीके के जिसमें कार्बन चेन के अंदर सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग होता है दो कार्बन एटम्स के बीच, उन्हें हम कहते हैं एल्केन्स। डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम कहते हैं एल्काइन। देन हमने देखा अगर हम यहां पर क्या करें, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके अंदर अगर हम हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH ग्रुप हमने देखा है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। देन CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, CO कीटोन फंक्शनल ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और कोई भी हेलोजन हेलो ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या देखे थे हमने, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं किसमें, हमारे हाइड्रोकार्बन्स में। तब वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं रहेंगे, तब क्या बन जाएंगे वो बन जाएंगे अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड कीटोन, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। राइट, तो ये सब चीजें क्या हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट रिएक्शंस। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सो नंबर 1 क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स गिवन बाय IUPAC। राइट, जब हमें करना होता है क्या, नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड्स का, तब हमें कुछ रूल्स जो कि IUPAC ने सेट किए हैं हमारे लिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके हिसाब से आप किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। तो वो रूल्स क्या हैं, जैसे कि कुछ रूल्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 हमने देखा था कि सबसे पहले जब भी आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए नेमिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। राइट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसे हम
पेरेंट चेन के नाम से बुलाते हैं। सबसे पहले हमें वो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन ढूंढनी है, जिसके अकॉर्डिंगली हम काउंट करेंगे कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। वहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से हमारे पास आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? बेस वर्ड, जहां से आपको नेमिंग बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन एटम वी हैव मिथ, 2 कार्बन एटम इथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। राइट, ये रूट वर्ड हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है जो आपको दिया गया है वो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कैसा है। राइट, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उस हिसाब से आप उसके पीछे एक सफिक्स लगा देते हैं। देन हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ढूंढते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्कोहल OH है तो ऑल सफिक्स लगाएंगे। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उस केस में ओइक एसिड सफिक्स लगाएंगे। अगर CHO एल्डिहाइड ग्रुप है उस केस में अल सफिक्स लगाएंगे। राइट, इस हिसाब से हम अलग अलग सफिक्स यूज करते हैं। इन केस ऑफ हेलोजेंस जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब हमारे एज अ फंक्शनल ग्रुप लगते हैं तो इन्हें हम सफिक्स एज अ सफिक्स नहीं बल्कि प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे अगर ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे ब्रोमो पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, अपने रूट वर्ड से पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप के नेम हम सबके लिए एज अ सफिक्स लगाते हैं। अब देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट हमें दिया है CH3 CH2 Br। ओके, तो अगर हम देखें सबसे पहले नंबर 1 मुझे रूट वर्ड ढूंढना है। कितने कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है? तो यही चेन है 1 2। कितने कार्बन एटम्स है मेरे पास? 2 है, 2 कार्बन एटम्स। तो इसका वर्ड रूट क्या होता है? इथ। राइट, अब मेरे पास सैचुरेटेड चेन है तो इसीलिए मैं इसे लिख दूंगी इथ एन। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की बारी आएगी। कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां प्रेजेंट है? हेलो ग्रुप। राइट, ब्रोमीन Br प्रेजेंट है तो इसके लिए प्रीफिक्स हम लगाएंगे ब्रोमो। तो यहां से इस कंपाउंड के लिए हमारा जो नेम है वो क्या आ जाएगा? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। अब देखते हैं सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड क्या है हमारा? ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर देखिए कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। वो तो देख के ही पता चल रहा है कितने हैं, सिर्फ 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है, एकलौता एक। तो इसीलिए 1 कार्बन है तो मिथ आएगा, एन मिथेन से बना होगा। देन फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन सा है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइड फंक्शनल
ग्रुप प्रेजेंट है। और जब भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हम यूज करते हैं इसके लिए सफिक्स अल। तो अब क्या होगा, जब हम नेमिंग के अंदर देख कर आए हैं, जब मीथेन प्लस अल होगा तो ये ई यहां से डिलीट हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। मीथेनल। अब देखते हैं नेक्स्ट जाने से पहले इधर एक बारी एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि हमने इस कार्बन को 1 क्यों दिया, इसे 1 और इसको 2 भी दे सकते थे। तो इसलिए दिया गया है हमने इसे 1 और इसे 2, क्योंकि जो नंबरिंग आप कार्बन चेन की करोगे वो वहां से शुरू करनी है जिसके पास लगा है आपका फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए ये कार्बन 1 है और ये 2 है, क्योंकि ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप इसके नजदीक है, इसके पास है, इसलिए। थर्ड देखते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, किन हाइड्रोकार्बन में होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, एल्काइंस में। तो ये क्या है, एक एल्काइन है। अब कौन सा एल्काइन है ये कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर हैं 6। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। हेक्साइन, क्योंकि हेक्स मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग, आइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हेक्साइन, ये क्या है? हेक्साइन है। ओके, आई होप इनका नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? क्या कन्वर्जन है? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन रहा है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं जब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना तो हम उससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? वाई, क्यों से ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम दिया गया है? तो सबसे पहले दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन एटम्स और ऑल मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। देन इथेनोइक एसिड 2 कार्बन एटम विद COOH ग्रुप। ठीक है, ये क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया। अब देखो, अब देखिए यहां से जब हम यहां आए मतलब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड पे पहुंचे तो कौन सी चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये देखना है। देखो ये CH3, ये CH3, ये तो सेम है दोनों में ही, ये कार्बन एटम भी सेम है दोनों के अंदर, राइट। अब OH यहां पर भी है, OH यहां पर भी है इस कार्बन पे, ये भी सेम है। चेंज कहां पर आया? इस कार्बन पे इथेनॉल में थे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट, और जैसे ही हमने इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाया क्या आ गया? ये ऑक्सीजन एटम आ गया है ना। यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम की जगह पर
एक ऑक्सीजन एटम आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि जब मैं इथेनॉल से इथेनोइक एसिड पे आई, जब मैंने इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया, तब हुई है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अगर मैं ये बोलूं इथेनॉल से इथेनोइक एसिड आने पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? सही, गलत? बिल्कुल सही, राइट। ऑक्सीजन एटम एक एक्स्ट्रा आया है, ऐड हुआ है। अब अगर मैं कहूं इथेनॉल से इथेनोइक एसिड पे आने पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हुआ है, तब क्या कहेंगे? क्या जवाब होगा आपका? हाँ, हुआ है। यहां पर इस कार्बन के पास थे 2 हाइड्रोजन एटम्स जो इथेनोइक एसिड में नहीं है, राइट। तो यहां से इथेनॉल से जब हम इथेनोइक एसिड पर आए तो उस रास्ते में क्या हुआ? दो हाइड्रोजन के एटम्स जो है उनका रिमूवल हुआ, वो बाहर निकले और उनकी सीट पर आकर उनकी जगह पर बैठा है एक ऑक्सीजन एटम, राइट। तो अब देखिए, ये हम बात फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही सीख कर आए हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही अगर किसी रिएक्शन में हो रहे हैं तो उसे हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से, राइट। तो इसीलिए, क्योंकि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड पर आने पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बोला है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A mixture of oxygen and ethane is burnt for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air not used? हम क्या करते हैं? इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं ताकि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी निकले, जिसे हम यूज करते हैं फॉर दी वेल्डिंग पर्पस। ओके, वो ये पूछ रहे हैं कि आप सीधे डायरेक्टली इथाइन को एयर में बर्न क्यों नहीं कर रहे, आप उसे ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बर्न करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इथाइन है क्या। ईथ आइन, इथ मतलब 2 कार्बन एटम्स, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? डे। ये क्या है? इथाइन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबशन रिएक्शन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, जिसके साथ में ढेर सारी हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, इस निकलने वाली हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं? वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि एयर में डायरेक्टली बर्न क्यों नहीं करते, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जब हम इथाइन को एयर में बर्न करते हैं तब क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथाइन होगा, जिसकी वजह से निकलने वाली जो हीट एनर्जी है वो कम अमाउंट में निकलेगी और हम उसे वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ
अगर किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो इसमें बहुत ही ज्यादा स्मोक फॉर्म होगा। स्मोक, क्लीन फ्लेम नहीं निकलेगी, काफी ज्यादा स्मोक फॉर्म हो जाएगा यहां पर, ठीक है। जबकि अगर आप इस इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तब क्या होगा, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। और यहां पर हमें क्लीन फ्लेम मिलेगी, एकदम क्लीन फ्लेम मिलेगी, जिससे बहुत सारी हीट एनर्जी को हम यूज कर पाएंगे फॉर द वेल्डिंग पर्पस। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अगर इथाइन और एयर का मिक्सचर हम यूज करेंगे उस केस में इथाइन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, बहुत सारा स्मोक फॉर्म होता है, ज्यादा हीट हमें वहां पर नहीं मिल पाती। जबकि अगर हम इथाइन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को बर्न करेंगे उस केस में इथाइन का कंप्लीट कंबशन होने की वजह से हाई अमाउंट में हमें हीट एनर्जी मिलती है, जिसे हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करना है। ओके, सो नंबर 1 क्या हो सकता है, रिएक्शन विद बेस। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा अल्कोहल जो है इट इज नॉट एसिडिक, वही कार्बोक्सिलिक एसिड इसके तो नाम में ही छुपा है, बताने की भी जरूरत नहीं है कि एसिड है या नहीं है, ये तो अपने नाम से ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, हाँ मैं एक एसिड हूं तभी तो मेरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। तो हमें पता है बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो अगर हम कोई एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ये हमने 2 कार्बन का लिया है इथेनोइक एसिड, और इसका रिएक्शन कराएंगे बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन होगा एसिड बेस का, बनेगा सॉल्ट सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट इसका नाम है, प्लस वाटर, ठीक है। यहां पर सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। वहीं अगर हम इथेनॉल लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, अगर हम इथेनॉल लेते हैं अल्कोहल को तो उस केस में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्शन विद बेस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सॉल्ट फॉर्मेशन देगा, लेकिन इथेनॉल जो है अल्कोहल वो हमें सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं देगा। प्लस एक और रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो अगर हमारे पास है इथेनोइक एसिड और हम इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें अगेन सोडियम एसीटेट का सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगा। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
इसके ब्रिस्क एफरवेसेंस की वजह से हम पहचान लेंगे कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इथेनॉल अल्कोहल है, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे तो ये हमें कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। ओके, तो इन दोनों के थ्रू, चाहे वो रिएक्शन विद बेस है या फिर है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इन दोनों के थ्रू ही हम ये एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल इन दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन हमें शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Would you be able to check if water is hard using a detergent? क्या आप डिटर्जेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि वाटर हार्ड है या फिर नहीं है? तो इसका आंसर तो है नो। ठीक है, क्यों नो है? क्योंकि हमारा डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर दोनों में ही लैदर फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं सोप क्या करता है। सोप क्या करते हैं हमारे, इन प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट वाटर दे फॉर्म लैदर, बट इन प्रेजेंस ऑफ हार्ड वाटर ये स्कम बना देते हैं, एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस हमारे सोप के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं जिसे हम स्कम बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर सोप यूज करेंगे तो उस केस में हम बता सकते हैं कि सॉफ्ट वाटर कौन सा है और हार्ड वाटर कौन सा है। पर जो हमारे डिटर्जेंट हैं ये चाहे सॉफ्ट वाटर हो या फिर हार्ड वाटर हो, दोनों ही केसेस में लैदर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें दो डिफरेंट वाटर के अंदर डिफरेंट बताना है, कौन सा सॉफ्ट वाटर है कौन सा हार्ड वाटर, तो हमें सोप हेल्प करेगा ना कि डिटर्जेंट। डिटर्जेंट तो दोनों के साथ ही लैदर फॉर्म करेगा, चाहे सॉफ्ट वाटर हो या फिर हार्ड वाटर हो, पर सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ लैदर फॉर्म करता है, हार्ड वाटर के केस में वो स्कम फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। People use a variety of method to wash cloth. Usually after adding the soap, they beat the cloth on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? Agitation जो word है उसका मतलब क्या है कि हम बीट करते हैं या फिर रगड़ते हैं, राइट, कपड़ों को। क्यों करते हैं ऐसा? जब भी हम कपड़ों को साफ करते हैं, गंदे कपड़ों को, तब क्या करते हैं, पहले सोप अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उन्हें एजिटेट करते हैं, उन्हें या तो बीट किया जाता है या फिर रगड़ा जाता है ब्रश से। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन जानना है हमें। सो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई डर्टी क्लोथ अवेलेबल हैं, ठीक है, गंदे कपड़े हैं हमारे पास, सपोज ये एक कपड़ा है जिसके ऊपर ये एक ऑयल का पॉट है। ठीक है, अब हमें इसे साफ करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सोप का इस्तेमाल करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, इस पे सोप रब करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसे अच्छे से रब करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो सोप है वो स्टार्ट करेगा अपना क्लींजिंग एक्शन, राइट।
और सोप का क्लिंजिंग एक्शन आखिर होता कैसे है? क्योंकि सोप के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स हैं। एक तो है हाइड्रोफिलिक हेड, राइट, वाटर लविंग है जो कि वो वाटर के साथ जाके मिलता है, और दूसरा एंड है हाइड्रोफोबिक टेल जो कि वाटर हेट करती है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल अटैच होती है आपके ऑयल या डर्ट के साथ, और जो आपका हाइड्रोफिलिक हेड है वो अटैच होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ऐसा करने से ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। किस तरीके का? देखिए, ये आपका ऑयल का स्पॉट है। अब जो सोप आपने रब किया तब क्या होगा? वो सोप के मॉलिक्यूल्स अपने आप को कैसे असेंबल करेंगे, ये देखिए। ये जो इसकी लॉन्ग चेन है कार्बन एटम्स की, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर की है, वाटर को हेट करती है, वो तो ऑयल के साथ अटैच होगी। दूसरी तरफ जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सारे सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर देंगे, और कुछ इस तरीके का एक रेडियल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ऐसा। ठीक है, जिस रेडियल स्ट्रक्चर ने क्या करा हुआ है, चारों तरफ से सोप मॉलिक्यूल्स ने हमारी ऑयल डर्ट को सेंटर पे घेर रखा है ना। इस स्ट्रक्चर को हम जानते हैं मिसल के नाम से। क्या बुलाते हैं स्ट्रक्चर को? मिसल। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि भाई कपड़े पे साबुन लगा दिया, घिस दिया, मिसल फॉर्मेशन भी हो गई। अब इन मिसल्स को अपने कपड़े से हमें अलग भी तो करना है, तो वो सेपरेट मिसल को हमारे कपड़े पे से, क्लोथ पे से सेपरेट करने के लिए हमें एजिटेशन करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, चाहे हम उसे बीट करके करें कपड़े को, या फिर उसे स्क्रब करें विद अ ब्रश, और हम उसे वॉशिंग मशीन में एजिटेट करें। पर क्यों कर रहे हैं? एजिटेशन हमें करनी है ताकि हमारा क्लीन चमचमाते हुए कपड़ा अलग आ जाए, और जो मिसल्स हैं वो उसमें से डर्ट को अपने साथ, डर्ट या ऑयल को अपने साथ लेकर हमारे कपड़े से अलग बाहर निकल जाए। तो इस मिसल को सेपरेट करने के लिए अपने क्लोथ से हम इसको एजिटेट करते हैं, स्क्रब करते हैं, बीट करते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन में एजिटेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। किस तरीके से सोप अपना क्लिंजिंग एक्शन शो करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे, वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।